इस औद्योगिक क्रांति के युग में या यूं कहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या बदलते हुए सोशल, इकोनॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो हमारे कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं, उन सब का हमारे एम्प्लॉय रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है और आज उनका न्यू पर्सपेक्टिव क्या हमें देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आप अपने पॉलिसी को, अपने एचआर सिस्टम्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको आज वर्तमान में किसी भी औद्योगिक इकाई में, किसी भी संगठन में क्या एम्प्लॉय मिक्स हो सकता है, उस पर बात करनी है। अब बहुत सारी तरीके के एम्प्लॉय हैं। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बहुत यंग हैं, जिनको सेंटिनियल्स कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनसे ऊपर की उम्र के हैं, मिलेनियल्स कहे जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो और बड़े हो गए हैं, जिनको जनरेशन एक्स कहा जाता था। और कुछ है बेबी बूमर्स, जो बहुत सीनियर पोजीशंस पर अपने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं। तो उनका प्रोडक्ट मिक्स में रेशो कम या ज्यादा हो सकता है। तो कहाँ किस तरह के एम्प्लॉयज हैं, उनका सोशल बिलीव, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज या जो एम्प्लॉय रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन सबको अमेंड करना आवश्यक सा होता जा रहा है। इन सब में सोशल वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज सोसाइटी के वैल्यूज और बिलीव पहले वैल्यूज और बिलीव से बहुत बदल गए हैं। दूसरा, आज के समाज में, वह किसी भी कंट्री का हो सकता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो सकता है, उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी फिजियोलॉजिकल, उसकी सोशल, उसकी इकोनॉमिकल नीड्स बदल गई हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी सेवी हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट बहुत फास्ट करते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं। नंबर 5 है कि इंडिविजुअल की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, क्योंकि अपने जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वहाँ के बिलीव्स, वहाँ की उसकी कल्चर उसके साथ रहती है, तो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग हो जाती हैं। तीसरा है परसेप्शन अबाउट लाइफ, जीवन के दर्शन को मैं पहले कैसे देखता था या मेरे पहले की पीढ़ी कैसे देखती है और वर्तमान पीढ़ी कैसे देखती है, तो वह एम्प्लॉय मिक्स अलग अलग उम्र का है, अलग अलग तरीके से देखता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज की वर्तमान पीढ़ी सबसे ज्यादा फोकस करती है फ्रीडम टू एक्ट और डिसीजन मेकिंग में। वो एंटरप्रेन्योरियल होना चाहते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। तो ये एम्प्लॉय मिक्स के साथ हमारा जो आज एम्प्लॉय रिलेशन का परसेप्शन है, वो पहले के मुकाबले में बहुत बदल गया है। और जो लोग नहीं बदल रहे हैं, वो प्रॉब्लम में जाते जा रहे हैं। इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉय रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर एम्प्लॉयर चाहता है, उसका हर एम्प्लॉयर का ड्रीम है कि दी बेस्ट एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत कंजीनियल हो और वहाँ की प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत हाई हो। उसके लिए वह सदैव प्रयासरत रहता है। आज हम समझते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में औद्योगिक संबंध क्या है। इट इज ए ह्यूमन बीइंग कॉल्ड एम्प्लॉय। जो ह्यूमन बीइंग है वो एम्प्लॉय कहा जाता है, जिसके साथ डील करना है, मशीन के साथ डील करना, सिस्टम के साथ डील करना, मेथड के साथ डील करना, प्रोसेस के साथ डील करना और एक ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना, ये सब अलग अलग है। ह्यूमन के साथ फीलिंग्स और इमोशंस हैं, बाकी के साथ लॉजिक है। इसीलिए जिन ऑर्गेनाइजेशन में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गई है, वहाँ लॉजिकल बात बहुत होती है। लेकिन एम्प्लॉय के साथ लॉजिक से ज्यादा इमोशंस, फीलिंग्स और स्पिरिचुअलिटी से डिसीजन लिए जाए तो ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की, वह एम्प्लॉय होती है। आज चाहे कितना ही रोबोटिक्स का जमाना आ जाए, कितना एआई बढ़ा लीजिए, लेकिन उनको यूज करने वाले, उस डेटा को एनालाइज करने वाले,
उसको ठीक करने वाले, उसकी एरर्स को रिमूव करने वाले सदैव ह्यूमन बीइंग ही रहेंगे। इसीलिए ह्यूमन का कभी कोई अल्टरनेट, कम ज्यादा तो उसकी यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन उसका अल्टरनेट कभी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी बदलती हुई परिस्थितियों में अपनी पॉलिसीज को बदलना, अपने वर्क स्टाइल को बदलना, अपने वर्क सिस्टम को बदलना, अपने वर्क रिलेशनशिप को रीडिजाइन करना, रीडेवलप करना अति आवश्यक हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंडस्ट्री इस काम में अग्रसर हैं वो दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर हैं, और जहां इन पर ध्यान नहीं दिया रहा है वहां लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, आईआर या ईआर के इशू पैदा हो रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। आइए, इसकी आवश्यकता क्यों रहती है एम्प्लॉय रिलेशन की? क्योंकि यदि हम इन सब चीजों पर जानकारी चाहते हैं तो पहले इसकी आवश्यकता क्यों है वो तो समझें। उसके लिए 3 चीजें हैं। नंबर 1, मेरे एम्प्लॉय एंगेजमेंट को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, तो एम्प्लॉय रिलेशन इज द मेन रिसोर्स। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा सकता हूं, तो एम्प्लॉय रिलेशन इज द मेन प्रोसेस, कि मेरे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कैसे हैं। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हूं तो अगेन मेरे एम्प्लॉय के साथ मेरे सिस्टमेटिकली अप्रोच के या मेरे सीनियर्स टीम के क्या रिलेशनशिप हैं। एम्प्लॉयर रिटेंशन, जहां रिलेशनशिप बढ़िया है वहां हाई है, जहां खराब है वहां रिटेंशन है ही नहीं, हाई लेबर टर्नओवर है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एडवोकेसी, जहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बढ़िया है वहां एम्प्लॉय छोड़ने के बाद भी अपने एम्प्लॉयर की एडवोकेसी करता है कि दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन वर्क, दैट इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। और वर्तमान में तो अब असेसमेंट होकर के बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दिए जाने लगा है, तो इसीलिए भी एम्प्लॉय रिलेशन की बहुत आवश्यकता है। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी वॉइस क्या है। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए हमारा एम्प्लॉय रिलेशनशिप ट्रस्ट है, बिलोंगिंगनेस है, इंक्लूजन है, इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है। इन सब की बहुत आवश्यकता इन सब चीजों के लिए पड़ती है। आइए अब बात करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट काइंड के पीपल हैं उनका क्लासिफिकेशन मैं समझूं। मेरे यहाँ जनरेशन जेड भी काम करती है जिसको सेंटिनियल्स कहा जाता है, मेरे यहाँ मिलेनियल्स भी काम करते हैं जिनको जेन वाई कहा जाता है, मेरे यहाँ जनरेशन एक्स भी काम करती है। उन सबका पीरियड है। जनरेशन जेड है जिनका जन्म 1996 से 2015 के बीच हुआ है। मिलेनियल्स हैं जो 1977 से लेकर 1995 तक। जनरेशन एक्स है जिनका 65 से 76 तक, और बेबी मूवर्स 1946 से और 64 तक। उसके बाद जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं कुछ वो एम्प्लॉयर हो सकते हैं लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते, लेकिन उनका भी इम्पैक्ट कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसीलिए इन 5 जनरेशन्स के बारे में से 4 जनरेशन को ठीक से समझना, उनको फील को टच करना बहुत आवश्यक है। आइए एक एक करके समझते हैं। ये जनरेशन जेड की 10 क्वालिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, दे आर फाइनेंशियली फोकस्ड, वो पैसे को जानते हैं। नंबर 2, दे हैव एंटरप्रेन्योरियल स्किल मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स, उनकी एंटरप्रेन्योर स्किल बहुत ज्यादा होती है। दे कैन टेक मोर रिस्क। जनरेशन जेड वाले टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट अडॉप्ट करते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटी इज वेरी हाई। जनरेशन जेड वाले लोगों के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते। जनरेशन जेड में कंपटीशन बहुत है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड वेरी इजीली, दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव। आज यदि मुझे एक्स सैलरी है तो कल एक्स प्लस चाहिए ही चाहिए। नंबर 7 है डाइवर्सिटी डजंट इवन रजिस्टर विद जनरेशन जेड। उनके यहाँ अब जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है। पहले के लोगों में जेंडर का बहुत एक गैप रहता था, आज कोई मिक्स नहीं है। दे कैन वर्क टुगेदर विदाउट एनी हिच और विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरा, जनरेशन जेड सबका स्वागत करती है। जनरेशन
जेड ये चाहती है कि मेरी वॉइस को सुनिए, मुझे सुना जाए, मैं क्या कह रहा हूं मुझे समझिए। मैं केवल वाट में बिलीव नहीं करता, मैं वाई में बिलीव करता हूं, आप मुझे सुनिए, वाई के मेरे वाई का आंसर दीजिए। जनरेशन जेड इंडिपेंडेंस चाहता है, वो डिपेंडेंसी में नहीं काम करना चाहता, तो फ्रीडम टू एक्ट उनको बहुत ज्यादा चाहिए। और नंबर 10 है फोकस ग्रुप ऑफ वन, वो एक साथ मिल करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये उनकी कुछ क्वालिटीज है। अब बात करते हैं हम मिलेनियल्स की, जो उनसे ऊपर की जनरेशन है, जिसका बड़ा नंबर ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी सेवी एंड कनेक्टेड, वो टेक्नोलॉजी को समझते भी हैं और उससे कनेक्ट भी रहना चाहते हैं। वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंसी को, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते हैं और उसी को प्रेफर करते हैं। दूसरा, मिलेनियल्स वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना अच्छा लगता है। वो अल्टीरियर मोटिव्स के साथ या घुमा फिरा करके या डिप्लोमेटिक वे में बात नहीं करना चाहते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं और अपने काम के प्रति अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं। मिलेनियल्स डिजर्व्स वर्क एंड कोलैबोरेशन, वो कोलैबोरेशन में और डाइवर्स वर्क में, एक ही काम में नहीं, बदलते हुए काम में बिलीव करते हैं। उनको एक शाम से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आप ट्रांसफर करिए, दे विल नॉट फील बैड, लेकिन उससे पहले की जनरेशन डिपार्टमेंट चेंज होते ही लड़खड़ा जाती थी। नंबर 5, मिलेनियल्स आर अट्रैक्टेड टू द पोजीशन दैट ऑफर ए वर्क लाइफ बैलेंस, वो उन पोजीशंस को, उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना प्रेफर करते हैं जहां अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और करियर एडवांसमेंट है। लेकिन सेंटिनियल्स की आपने सुना, वो कुछ और चाहते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन एक्स की। जनरेशन एक्स अपने एरिया में एक्सपर्ट होना प्रेफर करती है, वो होल लाइफ स्पेशलाइज्ड जॉब में काम करना पसंद करते हैं। द sartorial स्टाइल इज डिसाइडेडली ड्रेस्ड डाउन, वो उन चीजों को पसंद करते हैं जो चीज आगे बढ़ाई जा सके। नंबर, होल लाइफ वर्क बैलेंस, उनको कुछ चाहिए जिससे अपनी वर्क बैलेंस उनकी कभी डिस्टर्ब ना हो। टेक्नोलॉजी सेवी बट नॉट डिपेंडेंट, वो टेक्नोलॉजी सेवी है लेकिन उनको डिपेंडेंसी नहीं है। यदि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती तो वो बिना टेक्नोलॉजी के अपना काम कर लेते हैं। दे आर फायरसली इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंसी को बहुत तेजी से लाइक करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं बेबी बूमर्स की। उनका एथिकल और वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। यदि कोई वैल्यू सिस्टम को तोड़ दे तो उनको बुरा लगता है। वो सेल्फ अश्योर्ड रहते हैं। दिस जनरेशन इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड, वो स्वतंत्रता के साथ साथ अपने सेल्फ एश्योरेंस में, यस वी कैन डू इट, वी कैन अचीव इट में बिलीव करती है। कॉम्पिटिटिव हैं, वो कंपटीशन को लाइक करते हैं लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। गोल सेंट्रिक हैं, जो गोल बनाते हैं उसको पूरा करते हैं। आजकल के जो सेंटिनियल्स की थ्योरी है वो कुछ अलग है। रिसोर्सफुल हैं, वो साधनों की उपलब्धता बढ़ाने में, बनाने में, डेवलप करने में, लोगों तक पहुंचाने में उनका बहुत आनंद आता है। मेंटली फोकस्ड, टीम ओरिएंटेड एंड हाईली डिसिप्लिन, वो प्रोसेस पर बहुत फोकस करते हैं। रिजल्ट बाद में चाहिए, पैसे प्रोसेस ओरिएंटेशन चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस एम्प्लॉय मिक्स के साथ मुझे अपनी पॉलिसीज को डेवलप करना है, क्योंकि हर किसी की आवश्यकता जो मैंने बात की वो अलग है, इसीलिए उसको अलग तरह की पॉलिसी की आवश्यकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने एचआर एनालिटिक्स में इन सब चीजों को बहुत फोकस कर अपनी पॉलिसीज को रिफ्रेम और रीडिजाइन करती रहती हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं एम्प्लॉय रिलेशंस के, जो इन चीजों से, जो मैंने अभी बात की चारों जनरेशंस की, उनसे प्रभावित होती हैं। पहली है
मेकिंग श्योर न्यू टीम मेंबर्स फिट इनटू द कंपनी कल्चर। जब भी हम रिक्रूट करें तो मेरी कल्चर के साथ वो एम्प्लॉय फिट होना चाहिए, कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि बहुत डिफरेंस होगा तो वह कल्चरली फिट नहीं होगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी या एम्प्लॉय सफर करेगा। तो हमारी रिक्रूटमेंट के टाइम, सिलेक्शन के टाइम यह ड्यूटी बनती है कि हम उसकी कल्चरल सब्जेक्ट को साइकोलॉजिकली और इमोशनली ठीक से समझें। नंबर 2 बात करते हैं ऑन बोर्डिंग सपोर्ट फॉर न्यू रिक्रूट्स। जब हमने किसी आदमी को रिक्रूट कर लिया, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लिया, उसके सारा डेटा वेरीफाई कर लिया, तो हम ऑन बोर्डिंग में उसे पूरी सुविधा और पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करें। नंबर 3 है प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर एम्प्लॉइज। केवल ऑन बोर्डिंग पर नहीं, यह कंटिन्यूअल प्रोसेस है, हमेशा एम्प्लॉय को सपोर्ट मिलनी चाहिए so that they can perform better and they can give better output. नंबर 4 है एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों विषय है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में यह सब्जेक्टिव बनता जा रहा है वहां ठीक से मेजर नहीं होता है, और जहां ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वहां इसके बेनिफिट स्पष्ट देखने को मिलते हैं। तो how we are analyzing the performance appraisal system and how we are developing it, उससे ऑर्गेनाइजेशन की दिशा और गति दोनों का आभास सुनिश्चित होता है। नंबर 5 है डीलिंग विद एम्प्लॉय मिसकंडक्ट, कि जब भी एम्प्लॉय आपके यहाँ इनडिसिप्लिन करता है, मिसकंडक्ट करता है, प्रोसेस को ब्रेक करता है, तो आप किस तरह से डील कर रहे हैं। आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस इन चीजों को डील करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को रिजॉल्व करने के लिए, या जो नए कंपनीज के लॉ हैं, सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह डील करते हैं। नंबर 6 है रिजॉल्विंग ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जीवन से कभी पीछा नहीं छोड़ते, और जिनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसका मतलब वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व पैदा होना और उसका रिजॉल्व होना बहुत आवश्यक है। तो आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सिस्टम क्या है, कितना इफेक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव है, वह इन सब चीजों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नंबर 7 है एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू फर्दर इंप्रूव एम्प्लॉय वेलबीइंग। आज मेरे एम्प्लॉय वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत पुराने ना हों, आज उन चीजों से काम नहीं चलता। मैं 2 कदम वक्त के साथ साथ बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, बदलते हुए परिवेश में कुछ नई स्कीम लागू करता रहूं जो लोगों की, पर्टिकुलरली जो मिलेनियल्स हैं और सेंटिनियल्स हैं, उनकी नीड को पूरा करता हूं। कुछ कंपनियां अभी पुराने सिस्टम में काम करती हैं, वहां यह प्रॉब्लम्स अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के लिए भारत में प्रमुखतया ये 5 अप्रोचेस काम करती हैं। पहली अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, गिरी अप्रोच। मिस्टर वी गिरी जी, he was the president of India, he has done the wonderful job in this area, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लंबे समय तक काम कर रही है गांधीयन अप्रोच। तो इनमें से किसका किस तरह का ब्लेंड बनाकर मैं अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क को डेवलप करूं, वह एक आर्ट है, वह एक स्किल है। वही एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती है, अपडेट करती है और लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, कंजीनियल एनवायरनमेंट डेवलप करने में मददगार साबित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एम्प्लॉय रिलेशंस में इशू क्या क्या पैदा होते हैं। प्रमुखतः नंबर 1 इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अभी मैंने बात की थी कि आज जेंडर गैप खत्म होता जा रहा है, लेकिन पोस्ट की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम हम कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टूल्स एंड टेक्निक यूज कर रहे हैं, दोनों को सेटिस्फेक्शन लेवल कितना दे रहे हैं हम,
वह डिपेंड करता है। दूसरा, लोगों के एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच कॉन्फ्लिक्ट या एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका कितनी जल्दी रिजॉल्व करते हैं। तो इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज ए बिग इशू। नंबर 2 है टाइम अटेंडेंस कर्सन एंड एनुअल लीव। मैं अपने एम्प्लॉय को रिक्रिएशन के लिए एनुअल लीव पर भेजता हूं या उसका एनकेसमेंट करता हूं। मेरे यहाँ टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है या रिजिडिटी है। मेरा अटेंडेंस सिस्टम आज किस तरह से काम कर रहा है, मैं किन को अटेंडेंस के लिए फोर्स करता हूं और किन की केवल प्रोडक्टिविटी मेजर करता हूं। तो ये सब चीजें आज एम्प्लॉय रिलेशंस के मेजर इशू में गिनती में आती हैं। नंबर 3 है एडिक्वेट सेफ्टी एट वर्क। जहां मेरी टीम काम कर रही है वह चाहे किसी भी पोजीशन पर हो और किसी भी स्टेटस पर हो, किसी भी लेवल पर हो, मैनुअल हो, सेमी स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजरियल हो, इवन डायरेक्टर हो, तो उनकी सेफ्टी एट वर्क आज आप देखेंगे ऑफिसेज में एर्गोनॉमिक्स का यूज, आप जिस चेयर पर बैठकर काम कर रहे हैं वह चेयर बैठने लायक है भी या नहीं है। आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट ही आपको सिक्योरिटी देता है या नहीं देता है। आप जिस टूल्स को, टैकल्स को, इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं वह सेफ्टी में कितना सहायक है। आप जिस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप केमिकल इंडस्ट्री में हैं तो कौन कौन सी हैजार्डस प्रोसेस हैं और कौन कौन सी नॉन हैजार्डस प्रोसेस हैं। तो ये सब एडिक्वेट सेफ्टी के विषय हैं। तो इन सब का एम्प्लॉय रिलेशंस में एक अहम भूमिका होती है। इसीलिए इनका असेसमेंट और इनका क्रियान्वयन और इनका पालन, इनके लिए सेफ्टी सिस्टम्स का या सेफ्टी हैजार्ड का उन्मूलन आवश्यक है। नेक्स्ट है वेज पे, वेजेस, पे राइज एंड बेनिफिट्स इशू। कि मेरी वेज कितनी कॉम्पिटिटिव है, कितनी एडुकेट है इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में या मेरे कंपटीटर के साथ। तो वेज का लेवल क्या है, मेरे स्किल सेट के साथ वेज मिलती है नहीं मिलती है। तो यह सब चीजें इन एम्प्लॉय रिलेशंस के इशू में काउंट होती हैं। अब बात करते हैं द मेन कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस। जो एम्प्लॉय रिलेशन किन चीजों को फोकस करता है। नंबर 1 इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिलेशनशिप। मेरे एम्प्लॉय के साथ इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग है, जब वह काम कर रहा होता है या काम करके घर चला गया होता है तब भी। और मेरे रिलेशनशिप में या मेरी टीम के साथ इन रिलेशनशिप में मैं क्या क्या चीज कवर करता हूं। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्चुअल, प्रैक्टिकल, फिजिकल, इमोशनल डायमेंशंस का क्या रोल है। मैं इन चीजों को ठीक से समझता भी हूं या नहीं समझता हूं। यदि मैं इमोशंस को ठीक से नहीं समझता हूं, मैं एम्पैथेटिकली वर्क नहीं करता हूं, तो मेरे एम्प्लॉय के साथ या मेरे एम्प्लॉय होने के नाते एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप कंजीलियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए ये चीजें जानना और इन पर काम करना अति महत्वपूर्ण है। आइए, हाउ कैन एम्प्लॉय रिलेशंस बी इम्प्रूव्ड, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज का जो स्तर है इनको कल और बेहतर कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 सेट द टोन फ्रॉम देयर फर्स्ट डे। जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उस डे 1 से उसके साथ काम करिए। ये नहीं कि जब आदमी ज्वाइन कर लेगा देखेंगे, अब वो जमाना नहीं रहा। आज एम्प्लॉय की डे 1 से पूरी जानकारी और उसकी नीड की जानकारी, उसकी स्किल की जानकारी, उसकी एजुकेशन, उसके पोटेंशियल की जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। नंबर 2 प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं उनको समय समय पर पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए आप मेरा एक वीडियो बना हुआ है हाउ टू गिव फीडबैक, उसे देख सकते हैं। ये एक आर्ट है। और फीडबैक कौन दे सकता है, किन परिस्थितियों में दे सकता है, किसकी फीडबैक को सीरियसली लेना है, किसकी फीडबैक को केवल नोट करके छोड़ देना है, वह उस वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है। तो यह एक इम्पोर्टेंट टूल है
नंबर 3 है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। आज वर्ल्ड वाइड यह सत्य सर्वे से होता है कि 85% समस्याएं केवल कम्युनिकेशन के कारण है, या तो पुअर कम्युनिकेशन है, या डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन है, या फेक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को, कम्युनिकेशन प्रोसेस को, कम्युनिकेशन कंटेंट्स को, कम्युनिकेशन टूल्स को, कम्युनिकेशन स्टाइल्स को इंप्रूव किया जाना एम्प्लॉय रिलेशन का सबसे बड़ा एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफर करियर डेवलपमेंट पाथ। आदमी जब ज्वाइन, आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करे उसका करियर पाथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डू दिस, गेट दिस। If you will not perform this way, you will not get this. If you will perform, you will get this kind of opportunity to grow fast. तो आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल का 9 बॉक्स मैट्रिक्स है वह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वह आपको समझना एम्प्लॉय के नाते, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर होने के लिए अपनी टीम को समझाना, उसकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बनती है, तभी आप करियर पाथ को समझा पाएंगे। और जब लोगों को करियर पाथ पता होता है तो लोग उस पर काम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस डेवलप करते हैं, अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हैं और ग्रो करते हैं। जो नहीं करते वो जल्दी से सेटिस्फाई होकर एक लेवल पर फ्लैट हो जाते हैं, उनका प्लेटो बन जाता है और वो आराम से ग्रोथ को छोड़कर अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में काम करते रहते हैं। नंबर 5 है हेल्प देम टू बी हैप्पी। आप अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर में कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि वो उनकी हैप्पीनेस, उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयर लेवल ऑफ एंगेजमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, टैकल्स हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मैंने एक अभी वीडियो बनाया है, उससे पहले हाउ टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय एंगेजमेंट वो है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे वीडियो पहले से डले हुए हैं जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इन प्रोसेसेस को डेप्थ में समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यदि मुझे अपने यहाँ हेल्दी वर्क रिलेशनशिप डेवलप करना है तो किन किन चीजों पर काम करना होगा, वो कौन कौन से एरियाज है जिन पर मैं फोकस करूं। सबसे पहले बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। मैं पूरी टीम में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करूं, क्रेडिबिलिटी डेवलप करूं। जहां क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जहां ट्रस्ट नहीं होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट लेवल बहुत हाई होगा। तो सबसे पहला काम है कि बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट डेवलप किया जाए। दूसरा है मर्ज द गैप विद कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में गैप है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी, 85% समस्याएं कम्युनिकेशन के कारण पैदा होती हैं, इसीलिए उन सब गैप को खत्म करना जो कम्युनिकेशन में बने हुए हैं। उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो डाला है, कन्वर्सेशन दैट काउंट, कि हम गॉसिप करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। समझिएगा और इस प्रोसेस में काम कीजिएगा। कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, वह कोई भी हो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे एम्प्लॉय रिलेशनशिप बहुत क्विकली इंप्रूव कर जाते हैं। नंबर 3 है एप्रिशिएट योर एम्प्लॉय। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा काम हो तो अप्रिशिएट कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, ऐसी स्कीम लगाइए ताकि लोग आपकी उन प्रोसेसेस को एंजॉय कर सकें, अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कर सकें। बी फ्रेंडली टू योर एम्प्लॉयज। आप एम्प्लॉय के साथ जूनियरिटी, सीनियरिटी, ये सब लेवल हटा दीजिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेवल कम होंगे, जितनी हायरार्की कम होगी, उतनी उसके वर्क की स्पीड बढ़ेगी और रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, और जितनी हायरार्की बढ़ेगी उतनी वर्क की स्पीड भी कम होगी। दिस हैज बीन प्रूव्ड इन ए सर्वे। तो इसीलिए मैं अपने यहाँ हायरार्की को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आज भी 17 और 18 लेयर्स में काम कर रही हैं, जबकि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल फ्लैट है या
4 या 5 हायरार्कीज में काम कर रही है। तो जहां 5 हायरार्की हैं और जहां 13, 15 या 17 हायरार्कीज हैं, आप यू कैन असेस द गैप व्हाट कैन हैपन इन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। नंबर 5, respect your employees. You are the capital, but they are the labor. They are putting their sincere efforts and labor. So we have to respect the labor. Again, this is a big issue, how to respect. श्रम की महत्व को समझना और श्रम की इज्जत करना हमें आना चाहिए। जहां श्रम की रेस्पेक्ट नहीं है, वो लोग श्रमेव जयते लिखते जरूर हैं, लेकिन वो इस बात को समझते ही नहीं। इसीलिए हर एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट करना उस श्रमेव जयते का पहला सिद्धांत है। नंबर 6 है इम्प्लीमेंट ऑटोनॉमी। मैं अपने यहाँ जितना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू एक्ट बढ़ाता जाऊंगा, उतना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाएगा। आप उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब का एक लेवल फिक्स कीजिए और उनको जॉब डिस्क्रिप्शन के जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस में इवैल्यूएट कीजिए और उन सब चीजों को उनकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक कीजिए। तब ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट करने में बहुत गति आ जाती है। नेक्स्ट है सो वैल्यू बी एम्पैथेटिक, कि हम अपनी वैल्यूज पर काम करें, अपने इथिक्स पर काम करें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हायर फायर करती हैं, उनके यहाँ कोई अपनी ना तो कॉर्पोरेट वैल्यू है ना कोई सोशल वैल्यू है, इसीलिए बॉस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलने लगती है। जब ऑर्गेनाइजेशन बॉस के वैल्यूज पर चलने लगती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाती हैं। एक बॉस गया, दूसरा बॉस आया तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज बनाइए, उन पर काम कीजिए, कल्चर जनरेट कीजिए और एम्प्लॉय को उस वैल्यू कल्चर के साथ, उस विजन के साथ, उस मिशन के साथ अलाइन कीजिए और आपकी गोल सेटिंग एक्सरसाइज में उन चीजों को जोड़िए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आप वैल्यू इवैल्यूएशन भी कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम देयर टीम मेंबर्स आर यूजिंग or conducting when they are taking business actions। और हमेशा एम्पैथिक दीजिएगा, सिंपैथेटी से काम नहीं चलता। एम्पैथेटिक होने का मतलब है कि आप एट पार उनके साथ, उनकी तरह से, उनकी फीलिंग्स को पुट योर फीट इन देयर शूज, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। तब आप इन चीजों को समझकर अपनी HR पॉलिसीज को, अपनी IR पॉलिसीज को बनाइए, तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा असरकारक होगा और लंबे समय तक होगा। नंबर 8 है 1-to-1 इंटरेक्शन। लोगों के साथ अवश्य मिलिए। वो आपका फ्रीक्वेंसी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने हो सकता है, जितने आप सीनियर होंगे, लेकिन आप इंटरेक्शन जरूर कीजिए। जो हाई परफॉर्मर्स हैं, जो आप टैलेंट पूल के मेंबर्स हैं, उनसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मिलना मेरे हिसाब से आवश्यक, because they are the real futuristic assets to the organization। तो आपका मिलना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ अपना रेपो और रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत आवश्यक है। नंबर 9 हैव ए लर्निंग एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशन में भी और एम्प्लॉय को भी, दोनों को लर्निंग पर बहुत फोकस करना। जहां लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत फास्ट और सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट की जा रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में कभी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का इशू ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग सर्वेज निकल के आती हैं और उनका हल खोजा जाता है। उसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय वॉइस को कैप्चर किया जाता है। आज बहुत सारे सर्वे में एम्प्लॉय वॉइस कैप्चर करते वक्त उन क्वेश्चंस को डाला जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज के सॉल्यूशंस को खोजने की कोशिश की जाती है। तो आप उन चीजों को इन चीजों के साथ लिंक करके आगे बढ़ाइए। तो जो जहां लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग है, प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन लर्न, दे कैन अप स्किल देयर स्किल सेट,
they can learn some new skills, or as and when required they can acquire the reskilling also. तो आप इन चीजों को फोकस कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट डू एम्प्लॉय रिलेशंस डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं ये एम्प्लॉय रिलेशंस। नंबर 1, कंप्लीट द बेसिक्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, ऑनेस्टली विद हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है व्हेन समवन इज नॉट वाचिंग यू देन यू आर वर्किंग वेरी योर हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी। तो आप अपने जितने भी बेसिक्स हैं एम्प्लॉय के लिए उन सबको समय से पूरा कीजिए। बेसिक्स में आप समझ सकते हैं कि आपके जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फ्रेमवर्क हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मैनेजमेंट जार्गन की बात करते हैं, वेस्टर्न और अमेरिकन पॉलिसीज को लाकर लागू करने की बात करते हैं, लेकिन बेसिक्स से किलोमीटर दूर रहते हैं। तो वहां कोई बात नहीं होती, केवल कुछ दिन एक चीज का चर्चा होती है, उस पर थोड़ा सा काम होता है और फिर सब लोग भूल जाते हैं। इसीलिए बेसिक्स को कंप्लीट करना एम्प्लॉय रिलेशनशिप का पहला प्रमुख आधार है। नंबर 2, डिजाइन वर्क प्लेस पार्टीज। आप अपने काम करते वक्त कार्यस्थल पर उन चीजों को जहां आप एम्प्लॉय को अप्रिशिएट कर सकें, उनके काम को और लोगों को बता सकें, वो कुछ डिजाइन कीजिएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सजेशंस स्कीम है, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय स्कीम है, प्रोडक्टिविटी वर्कर की स्कीम है, बैंकों में अलग पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अलग पॉलिसी है, और जो आईटी कंपनीज हैं उनमें अलग पॉलिसीज है। यह अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने एम्प्लॉय की नीड के हिसाब से डिजाइन की जा सकती है। क्रिएट लर्निंग स्पेस, मैंने अभी बात की कि जहां लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग है, वहां बहुत अच्छे एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वह अपने यहाँ लर्निंग प्रोसेस को स्पेस दे और उस पर सीरियस होकर काम करे, जिससे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जा सके और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। एडॉप्शन इज वन थिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल गारंटी टू गेट द बेनिफिट। नंबर 4 बात करते हैं रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। हर एक एम्प्लॉय ने जिसने बढ़िया काम किया है, जिसने मोर देन 100% अचीव किया है या किसी प्रोसेस को अपग्रेड करने का काम किया है, उन चीजों को रिकॉग्नाइज कीजिए और उन एम्प्लॉय को रिवार्ड दीजिए। नंबर 5, ट्रेनिंग्स। जहां स्किल की या कॉम्पिटेंसी की कमी है, उनका स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी अपग्रेड करने के लिए या उनकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना बहुत आवश्यक है। आज के विषय में ट्रेनिंग की ROI की बात की जाती है, इसीलिए यह ट्रेनिंग देने के बाद उसकी ROI मेजर करना एक स्ट्रॉन्ग टूल बनता जा रहा है। नंबर 6 है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। कुछ लोग इंडिविजुअली बहुत बढ़िया काम करते हैं, टीम में काम नहीं करते हैं, वो लोग ड्यूटी को बखेर देते हैं। तो आप, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में HR और ER टीम की यह ड्यूटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह टीम बिल्डिंग को आगे बढ़ाए, उसको और मजबूत करे। नंबर 7, इन्वॉल्व देम इन CSR इनिशिएटिव्स। CSR आज की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक आज का प्रमुख एक्टिविटी है। गवर्नमेंट ने उसको एक एक्ट बनाकर उसका अपने यहाँ कंप्लीशन करने की बात की है कि प्रॉफिट का एक परसेंटेज आपको CSR की एक्टिविटी में खर्च करना ही होगा। तो उसमें आप अपनी टीम के मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिएगा, आइसोलेशन में मत कीजिएगा। यदि आप उनका इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी वर्क कल्चर फास्ट, बहुत तेजी के साथ इंप्रूव करेगी। नंबर 8, सपोर्ट देम इन टफ टाइम। जब एम्प्लॉय की आपको आवश्यकता है तो उस टाइम सपोर्ट दीजिए। वह लॉन्ग सिकनेस हो सकती है, किसी की एम्प्लॉय की डेथ हो सकती है, तो फैमिली को या उसके फ्रेंड को ये मैसेज जाता है या को एम्प्लॉयज को मैसेज जाता है कि दिस मैनेजमेंट और दिस कंपनी इज
डीलिंग विद द ह्यूमैनिटी। तो आप इन चीजों को बढ़ावा दीजिए और तब एम्प्लॉय रिलेशनशिप में बहुत तेजी से गति आती है। आज हम बात करते हैं कि इस सब का बेनिफिट क्या है, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। बदलते हुए परिवेश में इन सबको बदलने की बात कर रहे हैं, इनको रीडिजाइन करने की बात कर रहे हैं, इनको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब का लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ होता है हाइटेंड द एम्प्लॉय लॉयल्टी। वो हाईएस्ट लेवल पर लॉयल्टी को हम अचीव कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो है, मैं अगेन आपसे निवेदन करता हूं, लॉयल्टी वर्सेस परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार लोग उठाते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आएगी। नंबर 2 है इंक्रीज्ड मोटिवेशन। लोगों का मनोबल को बढ़ाता है, ये टीम को उच्च मनोबल की ओर ले जाता है। तो आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होता चला जाता है। नंबर 3, मिनिमाइज चांसेस ऑफ वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट। जो अभी बात की गई, जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंप्रूव करता है तो ये डाइवर्स डायरेक्शन में कम होता चला जाता है। तो यदि आपको वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट कम करने हैं तो आपको एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर अधिक काम करना पड़ेगा। इंप्रूव द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट बिल्डिंग, लोगों को विश्वास को जीतना, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एम्प्लॉय रिलेशनशिप की। इससे चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और एक बार ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो जाती हैं और अल्टीमेट जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, जो बॉटम लाइन है, वो इंप्रूव कर जाती है। नंबर 5, एंश्योर ए बेटर वर्कप्लेस कल्चर। जहां इन सब चीजों का, अच्छी कार्य संस्कृति का विकास होता है, अच्छे औद्योगिक संबंधों का विकास होता है, वहां अच्छी संस्कृति का विकास सबको नजर आता है। नंबर 6 है एनहांस्ड वर्क लाइफ बैलेंस। अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं एक वर्कशॉप कर रहा था, तो वहां वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको ठीक से समझना और समझाना दोनों के लिए आवश्यक है। वर्क लाइफ बैलेंस केवल 8 से 5 या 9 से 5 ड्यूटी करना नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ और है। वर्क लाइफ बैलेंस काम से दूर भागना नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस में आराम करना नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ और भी इंक्लूडेड है। तो वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक से लागू करना है तो एम्प्लॉय रिलेशंस को हाई करना होगा, जिस सब की हमने बात की। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको इस तरह की अपनी जानकारी अपडेट करनी है तो मैंने एक वर्क लाइफ बैलेंस पर भी अलग से वीडियो बनाकर डाला हुआ है। नंबर 7 है बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। हाउ टू एनहांस द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आज वर्ल्ड वाइड गैलप सर्वे करती है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती हैं और डेटा ये आता है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 80% है, अदरवाइज मेजोरिटी में 60 और 50 के बीच है। तो जहां 50% अनएंगेज्ड एम्प्लॉय है वहां हाई प्रोडक्टिविटी की बात हो ही नहीं सकती। तो अच्छे औद्योगिक संबंधों की क्रांति इसको भी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो को भी बढ़ाती है। 8 है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। आज जो हम ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग की, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की या गुडविल की बात करते हैं, वह तभी बढ़ सकती है जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मजबूत हो। क्योंकि कस्टमर की तरह एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर्मली और इनफॉर्मली सोसाइटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर देते रहते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग एम्प्लॉय के द्वारा मजबूत की जाती है और वो वही मजबूत होगी जहां रिलेशनशिप मजबूत होंगे। जिन ऑर्गेनाइजेशन में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है या कोर्ट केसेस बढ़ते रहते हैं या रोड पर ड्रामा होता रहता है, तो वहां कभी भी इन रिलेशनशिप की या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बात करना बेईमानी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना, और मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि आपको यदि ये सब अच्छे लगे हैं तो आप मुझे और लिखिए। आप वीडियो पर लिख सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, आपका कोई कंफ्यूजन है तो लिख सकते हैं।
आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने सहकर्मियों को भेज सकते हैं और इन चीजों से आप एक अच्छी कार्य संस्कृति का विकास कर अपने उद्योग को और इस भारतवर्ष